अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात, अरकान पार्लियामेंट के एतराज़ात और वकला के एहतजाज के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से बरकरार हैं और चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में सबसे आगे मौजूद हैं। आज जुडिशल कमीशन के इजलास का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से कमीशन के अरकान बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने भी बॉयकॉट किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया, लेकिन इस सब के बावजूद न सिर्फ कमीशन का इजलास हो गया बल्कि नई तैनातियां भी हो गई। जुडिशल कमीशन के एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जज जस्टिस शकील अहमद के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जबकि कमीशन ने कसरत राय से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज मुकर्रर करने के लिए नामजद कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आइन के आर्टिकल 181 के तहत नामजद किया गया है, जिसके मुताबिक किसी भी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा खाली हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज गैर हाजिर हो या अपने फराइज किसी और वजह से सर अंजाम देने से कासिर हो, तो सदर मुमलिकत आर्टिकल 177 की शिक नंबर 1 में फराहम करदा तरीके से एक हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर के लिए अहल हो, आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत की गई तैनाती उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक कि उसे मनसूख न कर दिया जाए। यानी जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर अब सदर मुमलिकत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तकर्रुर करेंगे और वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज रहेंगे जब तक सदर मुमलिकत का हुक्मनामा मनसूख न कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सबसे सीनियर जज हो गए हैं, जिनके बाद सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे। लेकिन यही वो सीनियरिटी लिस्ट है जिस पर न सिर्फ खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, जिनमें से 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और आज उन्होंने कमीशन का इजलास मुलतवी न किए जाने के खिलाफ इजलास से वॉकआउट भी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस याया अफरीदी के नाम 7 फरवरी को अपने खत में लिखा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। इससे पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था, जिसमें दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही किसी को बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला भी हुआ और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज भी बना दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस भी भेजी थी। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज उन 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस पर फैसला जारी कर दिया है। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी गई हैं और 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशंस पर अपने फैसले से तमाम 5 जजेस को आगाह करने की हिदायत कर दी है। जीओडीज के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और इंतजामी फैसला भी किया है और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया है। यानी
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अहम फैसले कर दिए हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर सबसे आगे आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी सीनियरिटी लिस्ट का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से जुडिशल कमीशन के रुकन और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने भी किया था और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इस हवाले से खत भी लिखा था। लेकिन फिर भी आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने भी वॉकआउट किया। इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने इसकी तफसीलात भी बताई। एक लेटर अली जफर साहब ने लिखा था और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया। आज दो जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो चूँकि सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें। जजों भी बायकॉट किया है, कुछ जजों बायकॉट की बात नहीं है, पार्टिसिपेशन की बात है और वो है तो दो जज साहिबान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस इजलास के हवाले से सहाफ़ी हसनात मलिक ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि जब जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से इजलास मुलतवी न करने का फैसला किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और मंसूर अली शाह के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती में अहम किरदार अदा किया और जुडिशल कमीशन ने 7 वोटों की अक्सरियत से उनकी तैनाती कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन अख्तर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती की हिमायत नहीं की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज वुकला एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया और सरीना चौक पर वुकला की पुलिस से झड़प भी हुई। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वुकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी, जो बाद में पुलिस ने खुलवा दी। वुकला एक्शन कमेटी ने आज हड़ताल की कॉल भी दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये के जरिए मुस्तरद कर दी थी। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक होने वाले पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन से और उनसे पूछेंगे कि आज क्या मामलात हुए हैं, क्या वाकई तक जुमलों का तबादला भी हुआ है। अख्तर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम मीटिंग थी आज और बहुत अहम फैसले किए गए हैं उस मीटिंग में। ज़ाहिर सुबह से इतलात आना शुरू हो गई थी। पहले ये इतलात आई जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उनको छोड़कर चले गए हैं। फिर अली जफर साहब बाहर आए और उन्होंने वजूहात भी बताई कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था उस पर फैसला हो जाता, इस बात पर इख्तलाफ था और इसलिए प्रोसीडिंग्स को छोड़ा गया। मगर फिर खबर यह भी आई कि जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान बहुत तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। क्या मामला रहा? नहीं, देखिए, तलख जुमलों का इस तरह से कोई वो नहीं हुआ, तबादला हुआ। मंसूर अली शाह साहब का कहना यह था कि उन्होंने खत लिखा है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी, और उस वक्त तक इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए जब तक 26वीं तरमीम का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर्स हुई हैं वो उनमें सीनियरिटी वाले मसले पर जब तक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा और कमीशन की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन नहीं की जा सकती। बाकी जो चीज़ों का फैसला है वो प्रॉपर फोरम में वो जुडिशरी होगा। तो फिर उनकी तरफ से वॉकआउट या बॉयकॉट किस नुक्ते पर हुआ? इसी के ऊपर के उन्होंने कहा कि हमारे जो है खत के मुताबिक मीटिंग चूंकि पोस्टपोन नहीं हो रही है इस वजह से हम इसका हिस्सा नहीं बनते। और इस सब में कोई बहस नहीं हुई, वो सिंपल उठकर चले गए ये नुक्ता सुनने के बाद? कोई ज्यादा बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब ने चूंकि वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया था कि ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती और आप वेट करें, ज्वाइन करें आप प्रोसीडिंग्स को और उसके बाद आप इसको देखें। लेकिन उन्होंने जो है वो बायकॉट करना मुनासिब समझा। अच्छा, मगर क्या ये आपके लिए भी अहम मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है वो तय पा जाए? क्योंकि इतलात यही है कि जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है उसकी आपने भी मुखालफत की। जी, मैंने मुखालफत इसलिए ही की थी क्योंकि देखिए जो सरफराज डोगर साहब की जो सीनियर उनको प्यूनी जज बनाया गया ट्रांसफर के बाद वो डिस्प्यूटेड है और उस चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो ये कहा कि भाई मैं भी ये जाती तौर पर ये समझता हूँ, उनका व्यू ये जुडिशल उसके लिहाज से नहीं है, जाती तौर पर है
कि वो भी इस कोई सीनियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। तो मेरा कहना भी ये था कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि सीनियर जज कौन है, या अगर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस कौन होगा, उस वक्त तक आमिर फारूक साहब को जो है वो नहीं लाया जाए। उनके ऊपर कोई ना हमारा इंटेग्रिटी का या कोई और मसला नहीं है, सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर था कि आइंदा के लिए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारी बेहतर हो। साहब, और फिर उनके हक में क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने वोट दिया, क्योंकि आप और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मुखालफत की जस्टिस आमिर फारूक की, तो उनकी तैनाती ना हो पाती सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अगर चीफ जस्टिस साहब ना वो उनकी फेवर में अपना राइट एक्सरसाइज करते तो फिर नहीं हो सकती थी, फिर 6 उनकी फेवर में होते, मेजॉरिटी नहीं होती। यानी कि जस्टिस याया अफरीदी साहब के वोट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती में सुप्रीम कोर्ट में। जी, उनके उसने किया, लेकिन जो है मियां गुल और रंगजेब साहब जो है उनको उन्होंने कहा कि हम जो है एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का लाना चाहते हैं ताकि टैक्सेशन मैटर्स के हवाले से, तो उसके ऊपर हमारा कोई एतराज नहीं था कि भाई उनको लिया जा सकता है एज एन एक्टिंग जज। आर्टिकल 181 इज क्लियर। मतलब क्योंकि ये बड़ी सरप्राइजिंग खबर है, क्योंकि अब ये तो जाहिर है तासुर है ही कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शायद चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो मामला चल रहे हैं उसके बाद। मगर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहीं ना कहीं बहरहाल नाम आ रहा था, और जाहिर है डोगर साहब की ट्रांसफर हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, तो वो सीनियरिटी में ऊपर आ गए हैं। ये क्या सरप्राइजिंग है आपके लिए भी कि अचानक हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को एक्टिंग जज बनाते सुप्रीम कोर्ट का? जी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक्टिंग जज के लिए जो है वो जो है चीफ जस्टिस साहब ने ही कहा था कि उनको एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लिया जाए, और वो 6 अदर देन पंजाब हाई कोर्ट के जजेस के जो 6 जजेस की तैनाती का जब अप्रूवल हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक और जज जो है वो टैक्सेशन मैटर्स के लिए चाहिए, तो उन्होंने इनका नाम पेश किया, तो उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया। मगर आपके ख्याल में ये दुरुस्त होगा जो मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसके बाद? क्या ये तासुर नहीं जाएगा कि एक तरफ तो ज़ाहिर सीनियरिटी तब्दील हो गई जो कि डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि उम्मीदवार हो सकते थे चीफ जस्टिस बनने के लिए, अब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया एक्टिंग जज के तौर पर? मैं समझता हूं कि मेरा तो व्यू यही था कि भाई ये मसले को जो है वो पहले रिजॉल्व कर लिया जाए, और अगर आमिर फारूक साहब को बाद में चीफ जस्टिस वो हैं और सुप्रीम कोर्ट आने के अहल हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये इश्यूज जो है रिजॉल्व कर लेने चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है इंस्टीट्यूशनली मेरे ख्याल में। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में 8 तैनातियां होनी थी मगर 6 हुई, लाहौर हाई कोर्ट से कोई तैनाती नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है? जी, लाहौर हाई कोर्ट से तैनाती जो है वो इस वजह से जो है वो भी नहीं हो सकी कि जब ये 6 जजेस की कंसिडरेशन हो गई और फिर लाहौर की कंसिडरेशन के हवाले से जो 2 जजेस थे उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन थी, क्योंकि पहले उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी आया था, तो उस पर कुछ रिजर्वेशन थी, और इस वजह से फिर ये फैसला किया गया कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती बाद में कंसिडर की जाएगी। मगर क्या ये सच है कि जस्टिस आलिया नीलम के बजाय हुकूमत चाहती थी कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी का नाम उनको तैनात किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब समेत लोग राजी नहीं थे, वो माजी में भी अपना ओपिनियन दे चुके हैं? देखिए, हुकूमत का मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत का मसला नहीं है, ये जुडिशल कमीशन के अंदर अराकीन का मसला है, और कुछ अराकीन का ख्याल ये था कि ये उनके बारे में कोई ऐसी चीज ऑन रिकॉर्ड या सबूत नहीं है कि उनके ऊपर जो बातें की जाती हैं, और इस वजह से उस पिछले मिनट्स को जो मीटिंग के हैं उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी तरह ऐसे ही उनको जो है वो बाकी जजेस के साथ कंसिडर करके देखना चाहिए। साहब, जब आपने इस बात की हिमायत की कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक सीनियरिटी का मसला नहीं होता हल, जब उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तैनाती ना की जाए, तो आप इस बात के हामी क्यों नहीं है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, जिसके हवाले से 4 जजेस ने खत भी लिखा था, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ जाती है और फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, यही जजेस फुल कोर्ट में होंगे तो बेनिफिशरी ख्याल किए जाएंगे, नहीं होंगे तो फुल कोर्ट नहीं होगा, तो अहम मामला तो अटका हुआ है बहरहाल। लेकिन 26वीं तरमीम का तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर है ना मैटर, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसका फैसला करेगी,
लेकिन जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है और उनको बंद कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जुडिशल कमीशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसके ऊपर काम करना चाहिए और 26वीं तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उसका फैसला करना चाहिए। अच्छा, मगर मुतालबा ये है ना कि फुल कोर्ट उसका फैसला करे। अब अगर इतने सारे नए जजेस आ गए तो वो फुल कोर्ट में शामिल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वो फुल कोर्ट नहीं होगा। बात यह है कि देखिए 26वीं तरमीम से मैं भी फुल्ली एग्री नहीं करता। बहुत सारी चीजें हैं जो 26वीं तरमीम पर अगर बहस करेंगे तो उस पर मेरी भी तनकीद मौजूद है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 26वीं तरमीम चूंकि पार्लियामेंट ने कर दी है और एक जुडिशल कमीशन तश्कील पा गया है तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत उसको काम करना चाहिए। और 26वीं तरमीम का जो फैसला है वो फुल कोर्ट अगर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन की जरूरत ही नहीं थी। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बजाय मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था। अब पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए हैं तो इसका फैसला जो है 26वीं तरमीम का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। जो अमेंडमेंट हुई है, जब तक अमेंडमेंट है पार्लियामेंट अंडू कर सकती है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अंडू कर सकती है। वैसे मगर बहरहाल वुकला आज एहतजाज कर रहे थे, मगर पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा कि जो एहतजाज है ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए और एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। जहाँ तक आपकी ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, अगर ये मान भी लिया जाए तो ये रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे हो रहा है? जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग हो रही है, जिस तरीके से जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वुकला के साथ खड़े होने के बजाय उनके एहतजाज को क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान का जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 26वीं तरमीम के हवाले से और बहुत सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिकली मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, वो उनको अपने सोचने का इख्तियार है। मुझसे जाती तौर पर पूछते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि भाई 26वीं तरमीम के हवाले से जो तरमीम जब तक है उस वक्त तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको इसका फैसला करना चाहिए। और साहब अगर जजेस अगर वुकला एहतजाज कर रहे हैं तो उनके एहतजाज को मुस्तरद करना और कहना ये ठीक नहीं है और उसमें ये भी कहना कि रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए ये बार्स खड़े हैं। और साहब ये रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहा है आपके ख्याल में, या आपको लग रहा है इंडिपेंडेंट अदलिया आज़ाद हो रही है सबसे जो कुछ हो रहा है? नहीं शाहजेब साहब, ये देखिए कि जो वकला का एक सेक्शन एहतजाज कर रहा है, जो एहतजाज कर रहा है उनका अपना राइट है एहतजाज करने का, उनका जो पॉइंट हुआ है उसके ऊपर, और जो लोग जो बयान आपने बताया है पाकिस्तान बार काउंसिल का और बार एसोसिएशन का, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर लोगों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल व्यूज है, वो उनको अपने इख्तलाफात का दोनों तरफ से राइट हासिल है। सब उस तरफ से अगर राय आती है, जब हामिद खान साहब से दीगर लोगों से गुफ्तगू करें कि आपका जो सेक्शन है, जो वुकला का सेक्शन है पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में, वो हुकूमत के साथ खड़ा हो गया है जो इसलिए इस वक्त अदलिया पर हमला हो रहा है उसके हक में। नहीं, ये इस तरह से नहीं है। हुकूमत के साथ खड़े होने की बात जो है वो नहीं है। अगर आप मुझे आप ये कहते हैं तो मैंने तो आपको बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पर्सनली जो है वो 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है, और 26 अमेंडमेंट की कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमारी अपनी, देखिए जो हमने शाहजेब साहब जो हमने रूल्स फ्रेम किए थे और जो रूल्स मंसूर अली शाह साहब की सदारत में जो है ड्राफ्ट रूल हुए थे 26वीं तरमीम से पहले, उसमें भी ये कहा गया था कि सेक्रेटेरिएट कायम होना चाहिए और मॉनिटरिंग मुस्तकिल हाई कोर्ट के जजेस की होनी चाहिए। वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इस 26 अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बार काउंसिल के मुतालबात या उससे पहले वाले के मुताबिक हैं, कुछ जो है कई बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारा इख्तलाफ है उसके ऊपर। तो असल में मेरा जाती व्यू ये है कि दो एक्सट्रीम व्यू जो है वो बन गए। एक तरफ से अपोजिशन का जो आप पीटीआई का व्यू कह रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का। हमें इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली एज एन इंस्टीट्यूशन हम किस तरह से सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इश्यूज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना चाहिए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से देखना चाहिए।
और जुडिशियल सुपरमेसी के हवाले से देखना चाहिए। मगर मुझे ये बताइएगा कि आज क्योंकि दर आपने इस बात की मुखालफत की कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला नहीं हल होता तब तक ये तैनाती ना हो जस्टिस आमिर फारूक की। अब वहाँ जो हो रहा है, ज़ाहिर पिछले हफ्ते भी जो मुख्तलिफ ओहदे थे, इंतजामी मामला थे, वो वापस लिए गए मुख्तलिफ जजेस से। आज भी ये हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को दे दी गई। इसके अलावा हमें नजर आया कि जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी वो भी जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दी। जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है, ये और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा करेगा। इसी वजह से मेरी राय ये थी कमीशन के अंदर भी कि जब तक जो है वो इन चीजों का फैसला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इस ये ट्रांसफर्स के हवाले से सीनियरिटी वाले इशू पर खासकर इसका जो है वो डिसीजन होना चाहिए ताकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हमारा प्रॉपरली हो। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा वकील ने एहतजाज किया है। हम बात करेंगे हामिद खान साहब से, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा वकीला का जो एहतजाज है उसको हवाले से भी उनकी कॉल है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की तैनाती हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी हैं। वकीला ने आज एहतजाज ज़रूर किया मगर हुकूमत रुक नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है हामिद खान साहब। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ज़ाहिर है वकीला ने एहतजाज किया, उसकी तकसीम अलग है, उस पर मैं बात करूँगा, मगर ये मामला आगे ही बढ़े जा रहा है। जो कुछ हुकूमत कर रही है या चाहती है करना वो किए जा रही है, चाहे हाई कोर्ट की सतह पर हो या सुप्रीम कोर्ट की सतह पर हो। आज 6 मज़ीद जजेस की तैनाती हो गई। क्या रोक पाएंगे वकीला इस सारे मामले को? देखिए, फौरी तौर पर तो शायद ना हो, लेकिन हमारी मूवमेंट बड़ी लंबी होगी और इन सब लोगों को जिनको आज इन्होंने भर्ती किया है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे और इनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ एक थी, आपने 7-8 कैसे भर ली। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी किया गया है गैर आईनी अमल था और आपके सामने है। इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रही क्योंकि इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने वॉकआउट कर दिया उसको, और बग़ैर सीनियर प्यूरी जज और नेक्स्ट सीनियर जज के इसकी अदलिया की तरफ से किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी नहीं रहती। इसी तरह अपोजिशन जो थी, अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने भी इसको जो है बाइकआउट किया। तो लिहाजा ये तो फिर कोई सिलेक्शन ही ना हुई ना जिसमें कंसेंसस ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर रहे हैं विदाउट कंसेंसस ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, विदाउट कंसेंसस ऑफ द अपोजिशन पार्टी। तो वो तो फिर एक तरफा अपॉइंटमेंट हो गई। इस अपॉइंटमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमने आज फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। मगर सब चैलेंज करेंगे तो आईनी अदालत में चैलेंज होगा। आईनी अदालत में भी क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं कि आउटकम आएगा? जिस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करके और आईनी तरमीम करके इस वक्त ऑपरेट किया जा रहा है, आपको लगता है कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा क्योंकि लामहाला इसकी एक लंबी जदोजहद है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आईनी कोर्ट के पास आने की चीज़ नहीं है। यहाँ तो जाना चाहिए फुल कोर्ट के सामने। हम कहेंगे ये मामला पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्का है। ये कोई आईनी कोर्ट की या आईनी बेंच की फॉर्मेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसको पूरी अदालत के सामने, जिस तरह हम 26वीं तरमीम के बारे में ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठेंगे, इसी तरह हम ये कहेंगे कि जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री है इसके लिए भी फुल कोर्ट बैठे। अच्छा, मगर ये तो 4 जजेस ने पहले भी कहा था कि पहले इस बात का फैसला किया जाए, फिर ये तैनाती हो, इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। वकला की भी डिमांड थी, जजेस की भी। इसी बात पे आज वॉकआउट भी किया जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। नई बात मानी गई, तैनाती हो गई। तो उस मामले पर फुल कोर्ट नहीं बना तो अब कैसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? देखिए, ये लंबी स्ट्रगल है, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादती करने वाले, इस तरह की जो बेज़ाब्ती करने वाले बहुत अरसा नहीं निकालते। ये पाकिस्तान की तारीख रही है और ये स्ट्रगल हो सकता है हमें 6 महीने 7 चलानी पड़े, लेकिन ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में वर्केबल नहीं है।
ये सूरत हाल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदा हो गई है और मुतअद्दिद सिंध हाई कोर्ट में है और भी हाई कोर्ट्स बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं, इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। मगर साहब, मगर अब आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट इस मामले को देखे, आईनी बेंच ना देखे। अब जो फुल कोर्ट बनेगा, क्योंकि ये 6 तैनातियां हो गई, उसमें ये भी बैठे होंगे जिसे 4 जजेस ने कहा था कि इसलिए इजलास ना करें, मगर इजलास हो गया, तो अब फुल कोर्ट में तो ये 6 भी होंगे। ये नहीं बैठ सकते क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट डिस्प्यूटेड हो जाएगी ना, हम डिस्प्यूट करेंगे इनकी अपॉइंटमेंट। ये कांट बी जजेस इन देयर ओन कॉज। और इसी तरह से ये आईनी बेंच नहीं सुन सकता जो हमने उनके सामने कहा है कि आप तो अपने कॉज में जज तो नहीं हो सकते, आप तो प्रोडक्ट ही 26वीं तरमीम का है। अलबत्ता हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज मानते हैं, आप साथों के साथ बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो सुन सकते हैं। जो बाद में 26वीं तरमीम के तहत ये जिस तरह से इन्होंने अपॉइंटमेंट की, उनका कोई काम नहीं है कि यहाँ बैठे। मतलब और फिर आईनी बेंच से ये आवाज़ आई थी समाअत के दौरान कि अगर बेनिफिशियरी कह दिया जाता है तो फिर जो दूसरे हैं अगर उनको नुकसान हुआ, कोई चीफ जस्टिस नहीं बन सका या दूसरा मामला हुआ, तो क्या दूसरे मुल्क से जज लाएं, ये आईनी बेंच से कहा गया था। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसको तकसीम भी कर रहे हैं अंदर से, और उसके अलावा इसके इख्तियारात भी ख़त्म कर रहे हैं और इसको बतौर इंस्टीट्यूशन के नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका ये तारीख़ के सामने, सारी कौम के सामने जवाबदेह होंगे। और सब मगर जो वुकला हैं, ज़ाहिर एक तरफ तो नज़र आता है कि निज़ाम ने बड़े तरीक़े से अदालत में जो तकसीम है उसका फ़ायदा उठाते हुए तरामीम करके जो है वो निज़ाम को जकड़ा है, मगर वुकला में इतनी बड़ी तकसीम इतने अहम मामलात पर शायद बहुत कम देखी गई है कि कुछ वुकला एहतजाज की कॉल दें तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उस एहतजाज की कॉल के ख़िलाफ़ अपना एक प्रेस रिलीज जारी करें। तो इस तकसीम के साथ कैसे चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, ये जो लोग उस तरफ से बात कर रहे हैं वो वुकला में पॉपुलर नहीं है। वो एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल 5 साल पहले इलेक्शन हुए हैं, उन्हीं का एक मेंबर जो है लॉ मिनिस्टर भी बना बैठा है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो डिवाइड है वो बड़ी मसनूई सी नज़र आ रही है। एक्चुअली वो कोई वकीलों के तौर पे नहीं सोचे, न निज़ाम का सोचें, अपने मफादात की खातर हर किस्म की गलत हरकत कर रहे हैं जिससे अदलिया को और आइन को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब जब आप कहते हैं कि पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये इकदाम तो बहुत अरसे से चल रहे हैं, अक्टूबर में सुप्रीम बार का इलेक्शन जीत गई है, वो अच्छा मौका नहीं था कि साबित किया जाता कि पॉपुलर नहीं है? जी हरगिज़ नहीं। और वो उसमें सारी इंटरफेरेंस जिस तरह से बीच में एजेंसीज को इस्तेमाल किया, पैसा इस्तेमाल किया गया, रिग किया गया इलेक्शन, सब कुछ हुआ है। इसके आप बताएं कि ये कॉल दें, कोई आता है? जो इन्होंने कल कहा कि जी ये जो कॉल देने वाले हैं ये इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं। अरे भाई, एक तो हमारी कॉल पर लोग सारे कराची से बसें भर के आ गए, लाहौर से आ गए, हर तरफ से आ गए, कोयटा से आ गए। तुम करा कॉल दे के देखो, इसको जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट बार का सदर कहता है, कॉल दे के देखो, 10 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि इसका सेंस जो है वो पॉपुलर नहीं है। मतलब तो आपको ज़ाहिर बड़ी तादाद में भी और कंटिन्यूस लोग चाहिए प्रेशर डालने के लिए, बड़ी तादाद में और कंटिन्यूस लोग आप कैसे निकालेंगे इस तकसीम के साथ, ये सवाल है। देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ोर पकड़ रही है। सारे पाकिस्तान भर में एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन वुकला में हो गई है, और हर दिन के साथ साथ मोबिलाइजेशन बढ़ रही है। हर वाक़या बात को बढ़ा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के जो तकसीम है उनके खतूत हैं, या इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वाज़ेह तकसीम और खतूत है। क्योंकि 4 जजेस ने तो ख़त लिखा इस चीफ जस्टिस को कि भाई ये मामला जो है मुतनाज़ा है, इसको पोस्टपोन करो, पहले 26वीं तरमीम के केस का फैसला होना ज़रूरी है अपॉइंटमेंट से पहले। मैं ये समझता हूँ कि कल को अगर 26वीं तरमीम का फैसला हमारे हक़ में आता है तो ये सारी कुछ जो है
वो गैर कानूनी हो जाएगा और वो सारा सब चीज़ मसख हो जाएगी। तो ये खाम खा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट 16 जजेस पर जो कि 26वीं तरमीम के वक्त मौजूद थे उनके सामने लगा के फ़ैसला करें, उसके बाद फिर आगे कोई स्टेप लेना चाहिए। ये जो जजेस की भर्ती कर रहे हैं जिसमें कि पार्टी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ आ रहे हैं, जिसमें कि वो लोग जो जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है उनको आगे लाया जा रहा है, ऐसे लोगों को लेके आना जो है इसको अदलिया को मज़ीद तबाह बर्बाद करने के बराबर है। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। कुरान डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब ने तीसरे खत की बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान ने मौजूदा सियासी और अदालती निज़ाम से मायूस होकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खुले खुतूत यानी ओपन लेटर्स लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम 2 खुतूत लिखे थे और अब उन्होंने अगले हफ्ते एक और खत लिखने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता 2 खुतूत में इमरान खान ने आर्मी चीफ से पीटीआई की शिकायत और खदशात को सामने रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा किया था, रवैया बदलने का कहा था। इमरान खान के एक्स हैंडल पर खतूत का मवाद शेयर किया गया था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान के खतूत पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि पहले खत के बाद ज़राए से पैगाम दिया गया कि ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने हफ्ते को दूसरा खत लिखा और फिर आज तोशाखाना केस 2 की समाअत के दौरान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया को बताया कि इमरान खान अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक और ख़त लिखूंगा और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं और वो ये ओपन लेटर है, उनको कोई डाक में या किसी में नहीं भेजना, वो अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही हैं। अलावा आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी और एहतजाज करते रहे। अब एक तरफ इमरान खान सिस्टम से मायूस होकर बराह रास्त आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई को 8 फरवरी के यौम सियाह के दिन जलसे और एहतजाज से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये कोई असर नहीं डाल सकी। 8 फरवरी का सवाबी जलसा और मुल्की एहतजाज तहरीक इंसाफ की नई क़यादत का पहला इम्तिहान भी था। पार्टी इस हवाले से बहुत पुरुमीद नजर आ रही थी, बड़े बड़े दावे और तवक्कात का इज़हार कर रही थी, मगर इसके बरक्स 8 फरवरी के यौम सियाह के बाद तहरीक इंसाफ में तकसीम और डिसिप्लिन का फुकदान मजीद वाज़े हो गया है। पार्टी ज़राए जलसे को तवक्कात के बरक्स और गैर मौसर करार दे रहे हैं और अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत सवाबी जलसे में कारकुनों की कम तादाद पर नाखुश है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक सवाबी जलसे में 5 से 6 हज़ार कारकुनों ने शिरकत की। पिंडाल का पिछला हिस्सा जलसे के दौरान खाली रहा। मर्दान और मालाकंड से वर्कर्स ने कम तादाद में शिरकत की। चंद वुज़रा और अराकीन सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और एमपीएज ने वज़ीर आला से कारकुनों को लाने के लिए फंड्स भी मांगे थे, जबकि अबू बकर सिद्दीकी खबर के मुताबिक पीटीआई की मरकज़ी क़यादत भी सवाबी जलसे में कारकुनों की तादाद से नाखुश है। पार्टी क़यादत गैर रस्मी मुलाकातों में सूबाई क़यादत पर तनकीद कर रही है। इसके अलावा इमरान खान समेत पार्टी क़यादत जलसे को कामयाब करार दे रही है, लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने जलसे को कामयाब करार देने के साथ साथ ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। उसकी वजह से पार्टी को काफी मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। इस पे पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है। जो लोग कहते हैं कि जी पार्टी में इख्तिलाफात है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। अगर एक दुका कोई बंदा अपनी जात के लिए अगर वो करे तो उसकी अपनी मर्जी है। इमरान खान जेल में और हम बाहर ओहदे खेलते रहे, हमें ओहदों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वर्करों के साथ खड़ा होना चाहिए। अहम बात यह भी है कि सवाबी जलसे के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी, मगर माजी की तरह इस दफ़ा भी तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही। खासतौर पर पंजाब में भी वही सूरत हाल रही। अगरचे इस दफ़ा नई चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा बहुत मेहनत कर रही थी, मगर उनके अलावा पार्टी की दूसरी क़यादत एक बार फिर ज़्यादा फ़ाल नजर नहीं आई। दूसरी जानिब इमरान खान की कॉल पर तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी तरसीलात ज़र $3 अरब से ज़्यादा रही हैं और गुज़िश्ता 7 महीने में तरसीलात ज़र $20 अरब से ज़्यादा रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के 7 माह से 32% ज़्यादा हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ज़ाहिर इस वक्त आपकी पार्टी को एक भरपूर इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक मुश्किल वक्त का सामना है, मगर वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। आपने खुद ने भी कहा कि डिसिप्लिन का फुकदान है, इसकी वजह से पार्टी को मुश्किलात का सामना है आपने कहा, तो ये डिसिप्लिन कैसे आएगा, कौन लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अवामी पार्टी है और पॉपुलर पार्टी है। इसमें ज़्यादा यूथ है
और जब भी इस तरह के कोई जलसे जुलूस होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम अपने कोऑर्डिनेशन को दुरुस्त कर लें। अगर किसी भी इवेंट के लिए कमेटियां बना दें, तो ये तो एक मशवरा था मैंने दे दिया, क्योंकि इमरान खान जेल में है, तो जो मौजूदा क़यादत है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ उस पर नज़र न रखें, बल्कि पार्टी के डिसिप्लिन पर का भी ख्याल रखें, पार्टी को मुनज़्ज़म रखें। जितनी पार्टी मुनज़्ज़म होगी इतनी हमारी तहरीक कामयाब होगी। मगर सर देखें, पार्टी को मुनज़्ज़म होने के साथ साथ मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है। मगर इमरान खान साहब जब इस मौके पर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर जुनैद अकबर साहब को सदर बनाते हैं, तो उन दोनों के दरमियान मामलात वही तय कराएंगे या कोई और कराएगा? क्योंकि ये तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला हैं, जुनैद अकबर साहब पार्टी के मामला चला रहे हैं और उन्हें हटाया गया अली अमीन गंडापुर साहब को, तो दोनों मिलकर पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करें, बड़ा मुश्किल नजर आता है ना। तो ये कौन करेगा मामला? जुनैद अकबर को नामजद किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खुद एडमिट किया है जुनैद अकबर साहब ने। और जुनैद अकबर एक वर्कर हैं, फुल टाइम ज़रूरत थी पार्टी को एक सदर की, क्योंकि इधर सूबे के मामलात भी थे और सूबे के मामलात चलाना भी थे, इसलिए फुल टाइम वज़ीर आला, फुल टाइम पार्टी की सदारत। तो दोनों को इमरान खान के एतमाद हासिल है। इसमें यह नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान का एतमाद हासिल ना होता तो आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ना होते। इसी तरह जुनैद अकबर को अगर इमरान खान की हिमायत हासिल ना होती तो वो सदर नहीं होते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे है और दोनों के दरमियान ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन है। ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते दो मरतबा उनकी मुलाकात हो चुकी है और दोनों ने इस अज़म का इजहार किया है कि हम पार्टी को मुतहद करेंगे और सूबाई हुकूमत के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। तो ये अच्छी बात है। वैसा फिर तो जो डिसिप्लिन का और तो फिर कहाँ पर है फुकदान? क्या मरकजी क़यादत में है, पंजाब की क़यादत में है, कहाँ पर है फिर फुकदान जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि पार्टी को यकजा होने की जरूरत है, वो कहाँ है? देखिए, जुनैद अकबर तो अभी आए ना, वो तो 1-2 दिन हुए उनके। मैं ये कह रहा था कि डिसिप्लिन जो है ना ओवरऑल जो है ना वो पार्टी के अंदर होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर जो एंड पे जो हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं ना, वो रिजल्ट फिर हासिल नहीं हो सकता। मरकजी क़यादत को जो काम करना चाहिए पार्टी को आगे चलाने के लिए वही कर रही है। जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जिस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलना चाहिए उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं इस हालात में। देखिए, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इमरान खान को उन पर एतमाद है और जो इमरान खान कहता है वही बैरिस्टर गौहर के मुंह से बात निकलती है, वही उनके साथ जो हमारे राजा अकरम साहब है उनके ज़बान से वही बात निकलती है। तो जाहिर है जो गाइडलाइन है वो तो इमरान खान ही दे सकता है और उसी गाइडलाइन पे पार्टी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पार्टी मुत्तहिद है। जो लोग कहते थे कि जी धड़ेबंदी का शिकार है, तो कल परसों सवाबी का जलसा हुआ, तमाम लीडरशिप मौजूद थी उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर। वैसे मगर एक जो इम्पैक्ट आपको डालना है वो इम्पैक्ट जिससे हुकूमत पर प्रेशर पड़े, हुकूमत ज़ाहिर है अब एक तरफा इक़दाम किए जा रही है, जो चाहे वो मुख्तलिफ मामलात हों पार्लियामेंट के अंदर से अदालती मामलात में, आपकी पार्टी जो है जो कि ज़ाहिर मुश्किलात का सामना कर रही है, इस बात से कोई डिनाइल नहीं है, वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है सड़कों पर ना ही पार्लियामेंट के अंदर। डेफिनेटली देखिए, इस तरह की जो तारीखें होती है ना वो इंडिविजुअली बहुत मुश्किल होता है। अगर ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो ये हुकूमत नहीं टिक सकती, क्योंकि इनके पास अवामी हिमायत नहीं है। गवर्नर पंजाब ने जो कुछ कहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए। वो कह रहा है कि अता फॉर्म 47 के MNA है, तो अगर वो हैं तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। क्यों इस चीज को दबाया जा रहा है? इसी तरह गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो आम आदमी नहीं कह रहा है, गवर्नर पंजाब कह रहा है जो इत्तेहादी है हुकूमत का। तो ये मेरे ख्याल से अब ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी। वैसे मगर इसमें मसला है कि आप ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, मगर मौलाना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी कहते हैं कि उसको भी जितवाया गया है, आपका मैंडेट भी जेन्युइन नहीं है, तो फिर कैसे होगा मामला? देखिए, एक चीज पे तो हम मुत्तफिक हो जाएंगे ना। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वो, लेकिन इस चीज पे तो हम मुत्तफिक है कि वो कह रहे हैं कि जी फ्रेश इलेक्शन की तरफ चला जाए। हम भी चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से निजात हासिल करें तो हम अपनी हुकूमत वैसे ही छोड़ देंगे, वो तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया शौकत जी से आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।